गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग नर्वस सिस्टम का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे आज। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इससे पहले हमने नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन आपको बता दिया और उसकी क्या खासियत है, कुछ फाइनर पॉइंट्स जो आपको जानने चाहिए थे आपने सीखे। तो अब हम तंत्रिका कोशिका की परासंरचना यानी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन उसको पढ़ेंगे। तो ये दिख रही है आपको एक तंत्रिका कोशिका, और ये कोशिका आपके लिए कोई नई नहीं है, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। तो हम ये देखें कि जो तंत्रिका ऊतक होते हैं, जो नर्वस टिश्यू होते हैं, उसमें ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में या कहीं भी दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक कहलाती है न्यूरोग्लिया और दूसरा कहलाता है न्यूरॉन। अब सिलेबस के हिसाब से तो अपने को न्यूरॉन ही पढ़ना है, लेकिन अभी इसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूं सो दैट कि आगे के लिए आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो। सो व्हाट आर द न्यूरोग्लिया? न्यूरोग्लिया कौन सी कोशिकाएं होती है, कौन सी सपोर्टर या एक उस संरचना को या उसकी कार्यकी को समर्थन देने वाली कोशिका होती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और उनका रोल क्या होता है? रोल होता है दे आर इंसुलेटर्स। इंसुलेट करना मतलब रोधकता, विद्युत रोधकता प्रदान करते हैं, है ना। इंसुलेट करना मतलब, इंसुलेट करना वैसे तो अलग होता है, लेकिन इंसुलेटर की एक विशेष मीनिंग ये होती है कि दे प्रोवाइड अ काइंड ऑफ आइसोलेशन, इंसुलेशन फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल चार्जेस। एक विद्युत रोधकता कहिए कि विद्युत जो आवेश है वो पार नहीं कर पाते इंसुलेटर को। एडहेसिव होते हैं, मतलब वो भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं को चिपकाने में मदद करते हैं। प्रोटेक्टर्स उनकी रक्षा करते हैं, तंत्रिका कोशिकाओं की, न्यूरॉन्स की। और उनके नरिशर्स होते हैं, मतलब उनको पोषण प्रदान करते हैं। तो एक तो विद्युत रोधी कार्य होता है, एक आसंजन का कार्य होता है, चिपकने का कार्य होता है, दूसरा प्रोटेक्टर्स होते हैं, और फिर नरिशर्स होते हैं। फिर जो न्यूरॉन्स के बारे में बात करेंगे हम। पहले देखते हैं न्यूरोग्लिया कैसे होते हैं। सो वन टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया इज एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रो का मतलब आपको पता है स्टार होता है, साइट मतलब कोशिका। अब इस कोशिका को देखने के पश्चात आपको लग रहा होगा कि दिस इज स्टार शेप्ड सेल। तो ये एमनेट, ये बहुत सारे होते हैं, स्टार शेप्ड कोशिका होती है। ये क्या करती है? न्यूरॉन्स को बांधती है, ब्रेसेस करती है। तो देखिए ये जो पीला वाला जो ये जा रहा है ना, ये न्यूरॉन्स का कोई प्रोसेस है, ये डेंड्राइट है, और इसके ऊपर जो एस्ट्रोसाइट के साथ लग करके यहाँ पर इन्होंने एक ब्रेसिंग की हुई है। ये कैपिलरीज और न्यूरॉन के बीच में एक बैरियर का काम करते हैं। एक्चुअली एक बहुत रक्षात्मक कवच होता है हमारे मस्तिष्क या नर्वस सिस्टम के पास, कि रक्त में परिसंचरित हो रही सारी चीजें हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचती, और इसीलिए बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, जो विषैले पदार्थ होते हैं, अवांछित पदार्थ होते हैं, वो टॉक्सिन्स हमारे ब्रेन तक या हमारे नर्वस टिश्यू तक नहीं पहुंच सकते। इसको हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। तो इस ब्लड ब्रेन बैरियर का जो कार्य करने में जो एस्ट्रोसाइट्स है, इसकी मुख्य भूमिका होती है। और इस वजह से क्या होता है, दे कंट्रोल द केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ द ब्रेन, कि मस्तिष्क के अंदर जो एक उसका एक रासायनिक वातावरण होता है, उसको भी ये मेंटेन करने में उसको मदद करते हैं। नेक्स्ट होता है माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया इज बेसिकली मैक्रोफेजेज। मैक्रोफेजेज यानी कि फैगोसाइट्स, भक्षी कोशिकाएं। और आपको हमने बताया था कि भक्षी कोशिकाएं, जब हमने ब्लड पढ़ाया था, कि अलग अलग जगह पर जो भक्षी कोशिकाएं उनका नाम अलग होता है। जैसे अगर वो ब्लड में है तो उसको हम क्या कहते थे? उसको हम कहते थे, एक सेकंड, हाँ, जो ब्लड में होता था उसको हम क्या कहते थे? उसको कहते थे मोनोसाइट्स। ठीक है, ब्लड में जो होता था उसको हम कहते थे मोनोसाइट्स। उसी प्रकार से लीवर में होता था तो उसको हम कहते थे कुपर सेल। किडनी में होता था उसको कहते थे मिसेंजियल सेल, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको। उसी तरह से अगर ये हाँ लंग्स में है, फेफड़ों में है, तो एल्वियोलर मैक्रोफेजेज है ना।
तो इस भक्षी कोशिकाओं का अलग अलग जगह पे नाम होता है। भक्षी कोशिकाओं का काम क्या है कि किसी भी अवांछित किसी सूक्ष्म जीवी को या किसी दूसरे ऐसे पदार्थों को खा जाती हैं। तो जितने डेब्रीज होते हैं, कचरे होते हैं सेल्स के वजह से, कहीं कोई डैमेज हो गया सेल्स, कुछ उसका मृत प्राय पार्ट है, ऐसे ऐसे मतलब कोई भी अवांछित पदार्थ, कचरा जैसा पदार्थ वहां पर हो, तो उनको ये भक्षण करके वहां से हटा देते हैं। तो इनका प्रोटेक्शन का काम होता है। फिर होता है एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल आप देखिए कि ये क्या है, ब्रेन ये का कॉर्ड है ना, कॉर्ड मतलब बीच वाला भाग। यहाँ पर जो है फ्लूइड फील्ड कैविटी है, एक जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ना ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, उसके चारों तरफ एक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, वो कैविटी है। और उसके लाइनिंग जो होती है उसकी होती है एपेंडाइमल सेल। इसके ऊपर आप देखिए कि बहुत सारे माइक्रोविलाई जैसे प्रोसेस बने हुए हैं। तो ये क्या करते हैं कि इस फ्लूइड कैविटी को मूव कराते हैं इनके मूवमेंट से। तो ये क्या होता है कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो कैविटीज होती है उनको लाइन करते हैं, और ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है, मतलब मस्तिष्क जैसे मान लीजिए ये है, तो इसके चारों तरफ क्या होता है कि एक आवरण होता है, इसको मैनिंग्स बोलते हैं, है ना। और यहाँ पर एक द्रव भरा होता है, इसको हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की लाइनिंग करता है। फिर एक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होता है। अब ये कोशिका है, देखिए ये सारे जो पीले पीले आपको दिख रहे हैं न्यूरॉन्स दिख रहे हैं। तो ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट का ये काम होता है कि न्यूरॉन्स के चारों तरफ जैसे चादर को लपेटते हैं ना किसी भी शंकुनुमा पदार्थ, किसी भी बेलनाकार पदार्थ में, तो उसी प्रकार से ये रैप करते हैं इसके ऊपर, नर्वस टिश्यू के ऊपर माइलिन शीथ, जो एक ज्यादा वसा से बना हुआ एक पदार्थ है, एक मेम्ब्रेन है, उसको रैप कर देते हैं। और माइलिन शीथ के रैप होने के बाद क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि वसा जो है विद्युत का कुचालक है, तो इस वजह से क्या होता है कि एक इंसुलेशन की क्रिया यहाँ पर देने में ये माइलिन शीथ मदद करती है। और माइलिन शीथ को की रैपिंग का काम कौन करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। सो दे प्रोड्यूस द माइलिन शीथ अराउंड द नर्व फाइबर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सीएनएस होता है उसमें नर्व फाइबर के चारों तरफ जो माइलिन शीथ बनाने में ओलिगोडेंड्रोसाइट कोशिकाओं का योगदान होता है। फिर देखिए सैटेलाइट सेल है। सैटेलाइट, अब ये देखो, ये एक सिंपल न्यूरॉन है, न्यूरॉन का ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी के ऊपर ये आपको कोशिकाएं कुछ दिख रही हैं, यहाँ पे छोटी छोटी कोशिकाएं जिन्होंने क्या किया, सेल बॉडी को रैप कर रखा है। तो जो रैप करने वाली जो कोशिकाएं हैं इनको हम कहते हैं सैटेलाइट सेल्स। और ये क्या करते हैं, न्यूरॉन के सेल बॉडी को, चूंकि इसके ऊपर रैपिंग है इसकी, तो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं। उसी प्रकार जो माइलिन शीथ है, ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसके ऊपर पाया जाता है। तो माइलिन शीथ के ऊपर देखिए, माइलिन शीथ यहाँ पे सारा माइलिन शीथ जो ओलिगोडेंड्रोसाइट ने बनाया है ये, और बीच बीच में आपको खाली जगह जो दिख रही है उसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ये आपको पता है, पहले से आप पढ़ते आ रहे हो। तो जो नर्व सेल्स है, अब हम आते हैं, वो तो थी सारी न्यूरोग्लिया, यानी कि जो सपोर्टिंग सेल्स थी नर्वस सिस्टम की, जो एक्चुअल मैसेज को, संवाद को के परिसंचरण का काम करती है, उसके संवहन का काम करती है, जो मैसेज ले जाने और ले आने का काम करती है। तो ये जो काम होता है, बेसिक जो मेन काम तो न्यूरॉन्स करते हैं। न्यूरॉन्स के सपोर्ट के लिए वो न्यूरोग्लियल सेल्स थे, कि न्यूरॉन्स की रक्षा करने के लिए, उनको पोषण देने के लिए, है ना, उनके ऊपर एक इंसुलेशन या विद्युत कुचालन का एक स्तर बनाने के लिए, इस तरह के काम के लिए न्यूरोग्लियल सेल्स थे। तो दीज आर द सेल्स दैट आर स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसमिट मैसेज। ट्रांसमिट करना मतलब एक से दूसरी जगह भेजना, ट्रांसमिशन संचारित करना, किसी भी मैसेज को, संवाद को संचारित करना। तो इसके दो पार्ट होते हैं, आप सारे जानते हो। ये मेरे ख्याल से आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देके पढ़ाने की इसको आवश्यकता नहीं है, इसके बारे में जानकारी आपको है। तो एक तो सेल बॉडी होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है और जो प्रोसेसेस होते हैं। तो देख ही लेते हैं उसको कैसा होता है। देखिए, ये सेल बॉडी मेनली आपको दिखाया गया है एक नर्व्स का। इसके अंदर ये आप देख रही है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ऊपर आपको जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है ना,
तो ये क्या होता है कि इसी को हम, जो मॉडिफाइड फॉर्म है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो आपको दिख रहा है, इसको हम निस्ल ग्रेन्यूल भी कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, आपको पता है कि वहां पर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। इसलिए 1 नंबर के सवाल में अगर आपसे आ जाए कि जो तंत्रिका कोशिका होती है उसमें निस्ल ग्रेन्यूल का क्या योगदान होता है, तो आपको क्या बताना है, क्या लिखना है कि पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि निस्ल ग्रेन्यूल्स आर द मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक रूपांतरित स्वरूप है कौन, निस्ल ग्रेन्यूल। और उस निस्ल ग्रेन्यूल के अंदर क्या होता है, उसके अंदर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। न्यूक्लियस का काम जैसे सारी कोशिकाओं में होता है, यहाँ भी होता है। यहाँ आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी दिख रहा है, यहाँ पे लाइसोसोम भी दिख रहा है, कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि इस जैसी संरचना बनेगी, एक ट्यूब जैसी संरचना, तो इस संरचना को एक आकार प्रदान करने के लिए, इसकी स्थिरता प्रदान करने के लिए अंदर पिलर जैसी कुछ संरचनाएं चाहिए ना, तो वो काम करता है माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली एक्सॉन निकलता हुआ दिख रहा है, जिसके ऊपर आपको माइलिन शीथ की लाइन, माइलिन शीथ की कवरिंग भी आपको दिख रही है। और इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, जो विभिन्न प्रकार की कुछ उपापचयी क्रियाओं में के लिए जिम्मेदार होता है ना। फिर साइटोप्लाज्म होता है, गोल्गी अपरेटस होता है। सारी चीजें जो एक नॉर्मल कोशिका में होती है, प्रारूपिक कोशिका में होती है, वो यहाँ भी दिख रही है। सिर्फ ये है कि इसका आकार थोड़ा डिफरेंट है, इसमें बहुत सारे प्रवर्त या प्रोसेस बने हुए हैं। तो जैसे ये जो प्रोसेस बना हुआ है, इनका डेंड्राइट्स कहलाता है, जो अलग अलग है। और ये जो प्रोसेस बना हुआ है, इनका एक्सॉन कहलाता है। तो चलिए दूसरे डायग्राम में देखते हैं। सो दिस इज द सेल बॉडी। ये आपको सेल बॉडी दिख रहा है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो ये ग्रीन कलर के जो आपको दिख रहे हैं, ये निस्ल ग्रेन्यूल है ना। ये आपको डेंड्राइट्स निकलते हुए यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, और इसके अंदर ये एक्सॉन है। एक्सॉन जहां से निकल रहा है ना सेल बॉडी से, उसको हम कहते हैं एक्सन हिलॉक, क्योंकि एक्सन पोटेंशियल की शुरुआत यहीं से होती है। सो दिस इज द एक्सन हिलॉक। और इसके ऊपर आपको दिख रहा है कि माइलिन शीथ का पूरा रैपिंग है, और बीच बीच में जो खाली जगह है इसको बता दिया हमने। और ये जो जहां पर एंड होता है ना, इस पार्ट को हम कहते हैं टीलोडेंड्राइट्स, टीलोडेंड्रॉन। क्योंकि अब होता क्या है कि मान लीजिए कोई मैसेज, कोई एक तंत्रिका के लिए एक मैसेज आया यहाँ पर। अब वो मैसेज यहाँ से ट्रांसमिट होकर के यहाँ चला जाए। अब यहाँ जाने के बाद क्या करेगा, यहाँ से इसको दूसरी तंत्रिका में जाना होता है, क्योंकि एक तंत्रिका पूरे शरीर में नहीं जा सकती मैसेज लेकर के। तो यहाँ पर ये टीलोडेंड्राइट का संपर्क दूसरी कोशिका से होता है, इसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट के जरिए, तो उसको हम दिखाएंगे आपको। सबसे पहले यहाँ लिखा क्या है कि निस्ल ग्रेन्यूल्स आर स्पेशलाइज्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे। न्यूरोफिलामेंट कुछ साइटो स्केलेटन होते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाया था मैंने पिछले डायग्राम में आपको। और ये न्यूरोफिलामेंट्स है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, या कुछ दूसरे साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स होते हैं, है ना, एक्टिन है, कुछ या दूसरे उस प्रकार के फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं, जो क्या करते हैं कि इनके कोशिकाओं को शेप देने का काम करते हैं। अब ये जो बाहर जा रही है, ये डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स कंडक्ट इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी। डेंड्राइट्स एक्चुअली इंपल्स लेके यहाँ आएगा, और एक्सॉन हमेशा मैसेज लेकर के दूसरी तरफ जाएगा। डेंड्राइट्स इस सेल बॉडी तक मैसेज ले जाता है, सेल बॉडी से मैसेज जो है ये एक्सॉन के जरिए आगे जाता है। तो एक्सॉन जो है ज्यादा लंबा होता है, और ये सेल बॉडी में आगे की आगे मैसेज करता रहता है। तो एक्सॉन्स एंड इन एक्सॉन टर्मिनल्स, आपने देखा था टीलोडेंड्रॉन्स थे बने हुए, वो एक्सॉन टर्मिनल के अंदर कुछ वेजाइकिल बनी हुई थी। आपने ध्यान से देखा होगा तो उसके अंदर थैली नुमा संरचना थी, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स भरा होता है। फिर एक्सॉन टर्मिनल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द नेक्स्ट न्यूरॉन बाय अ गैप। उसके बीच में एक्सॉन टर्मिनल और उसके बीच में गैप होता है, इसको हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और जो जंक्शन होता है नर्व्स का, एक नर्व्स का दूसरे नर्व्स के बीच में, उसको हम सिनेप्स कहते हैं। तो देखिए ये स्वान सेल है ना, जिसके ऊपर आपको माइलिन शीथ की रैपिंग दिख रही है। और ये देखिए ये है, यहाँ देखिए ये टीलोडेंड्रॉन वाला पार्ट है, उसके अंदर सब में आपको थैली नुमा संरचना आपको दिख रही है। इसके ऊपर
जो माइलिन शीथ होता है, देखिए माइलिन शीथ कैसे होते हैं, जो ओलिगोडेंड्राइटिक सेल है क्या करता है, इसके ऊपर एक दो ऐसे करके एक ऊपर रैपिंग करके, और ये होता है कि इसमें फैट की मात्रा इतनी ज्यादा होती है इसलिए विद्युत कुचालक का काम करते हैं। तो जो स्वान सेल से रैपिंग होती है इसको करने में ओलिगोडेंड्राइट मदद करता है। ये देखिए सेंसरी सेल्स हैं, ये इंपल्सेस को क्या करते हैं, सेंसरी रिसेप्टर शरीर में जितने भी हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, या जहां से भी संवेदना आती है हमारे आंतरिक अंगों से भी, उन सबको कैरी करती है। ये इसमें क्यूटेनियस जो त्वचा पर होती है, सोमैटिक जो हमारे सोमैटिक बॉडी में होती है, जनरल सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, कुछ प्रोप्रियो रिसेप्टर्स होते हैं जो किसी प्रकार का जो टेंशन है, जैसे मान लीजिए हवा की तेज बह रही है धीरे बह रही है, पानी में आप हो तो पानी की लहर चल रही है नहीं चल रही है, जो बैलेंस को टेंशन को महसूस करती है उसको प्रोप्रियो रिसेप्टर कहते हैं। उसी प्रकार से जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे आंखें हैं विजुअल सेंस के लिए, ऑडिटरी है जो हम कान से महसूस करते हैं, टेस्ट जो है जीभ से महसूस करते हैं, स्मेल को हम नाक से महसूस करते हैं। इसके अलावा कुछ बैरो और बैरो रिसेप्टर जो उसको महसूस करते हैं, ब्लड प्रेशर को, टेम्परेचर रिसीव करने वाले हमारे सेंटर्स हैं हाइपोथैलेमस ब्रेन में, विसरल पेन के लिए पेट में लीवर में कहीं दर्द हो रहा है उसके पेन को महसूस करना, तो ये सब ऑटोनॉमिक सेंसर्स हैं। और दूसरा मोटर न्यूरॉन होता है, तो मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स हमने आपको बता दिया था मेरे ख्याल से। जैसे देखिए ये रिसेप्टर कोशिका है, रिसेप्टर कोशिका पर ये डेंड्राइट्स हैं, यहां से ये मैसेज आया, यहाँ पर इसका इस सेंसरी न्यूरॉन का ये सेल बॉडी है, आपको देखिए किनारे की तरफ लगा हुआ, इसमें एक डेंड्राइट्स है और दूसरा टीलोडेंड्रॉन है। अब यहाँ पर एक क्या है कि एक एसोसिएशन न्यूरॉन है, इसको हम इंटर न्यूरॉन कहते हैं। तो यहाँ ये चीज प्रोसेस होती है, अगर रिफ्लेक्स एक्शन होना है तो यहाँ से प्रोसेस होकर के डायरेक्ट ये मैसेज मोटर न्यूरॉन को चला जाएगा। फिर ये मोटर न्यूरॉन, अब यहाँ से मैसेज हुआ क्या, यहाँ से मैसेज गया सेल बॉडी को, सेल बॉडी ने इसको यहाँ ट्रांसमिट किया, ये यहाँ प्रोसेस हुआ इंटर न्यूरॉन में, और उसके मोटर को मैसेज गया कि आप जो पेशियों को के संकुचन की क्रिया को चालू कीजिए या किसी ग्लैंड्स के स्राव को चालू कीजिए। मसल्स और ग्लैंड पर काम करने वाले जो इफेक्टर पेशियां हैं वहां तक ये मैसेज, तो ये वाला जो कहलाता है ये मोटर न्यूरॉन है, ये वाला सेंसरी न्यूरॉन है, और ये आप देख ही रहो बीच में, इसको हम इंटर न्यूरॉन कहते हैं। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पाथवे पाया जाता है और ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को जोड़ते हैं, इंटर न्यूरॉन। अब देखिए जो न्यूरॉन्स होते हैं वो संरचनात्मक रूप से कितने प्रकार के होते हैं। जो नॉर्मल वाला न्यूरॉन अभी तक आपने जितने भी देखे, दे ऑल आर मल्टी न्यूरॉन्स, बिकॉज उसमें सेल बॉडी से आपको खूब सारे डेंड्राइट्स, आपको जितने ज्यादा 2 से 3 4 से ज्यादा डेंड्राइट्स अगर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिस इज मल्टीपोलर न्यूरॉन, और ये सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा आपने इसी को देखा है। लेकिन अब देखिए अभी आपने जो देखा था, एक जो हमने न्यूरल सर्किट आपको दिखाया था, उसमें डेंड्राइट से मैसेज आया था सेल बॉडी को, और सेल बॉडी से फिर चला गया था एक्सॉन को। तो ये अगर एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट हो और सेल बॉडी बीचों बीच हो तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइपोलर न्यूरॉन। लेकिन अब देखिए, अब वो जो उदाहरण अभी हमने देखा था रिफ्लेक्स एक्शन वाला, कि यहाँ देखिए डेंड्राइट से, डेंड्राइट्स के बाद एक बहुत ही छोटा सा प्रोसेस ऐसे हो और सेल बॉडी इस प्रकार से अलग हो, तो इसको हम कहेंगे यूनिपोलर न्यूरॉन, क्योंकि उसमें एक ही डेंड्राइट है और छोटा सा ये आगे टीलोडेंड्रॉन है। लेकिन क्या ये सेंट्रल प्रोसेस है, ये पेरिफेरल प्रोसेस है ना। तो ये बीच में जो सेल बॉडी है बहुत छोटा सा एक सिंगल प्रोसेस है। इस प्रकार का जो होता है इसमें बहुत ही सिंगल प्रोसेस होता है सेल बॉडी के लिए, और इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, यूनिपोलर, मतलब इसे माना जाता है कि इसमें एक ही पोल है। अब देखिए अभी हमने सिनेप्स की बात की थी, तो देखिए ये सेल बॉडी है जिसको हम साइटोन कहेंगे, ये एक्सॉन है, सारी कहानी हम पढ़ चुके हैं। अब मान लीजिए कि कोई सा एक इम्पल्स यहाँ पर आया, किसी भी वजह से, टच रिसेप्टर से, किसी चीज को देखने से, किसी प्रकार का एक इम्पल्स यहाँ पर, एक आवेग यहाँ पर आया, और आवेग आने के बाद क्या होगा कि यहाँ आने के बाद वो क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में, विद्युत आवेग के रूप में वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। आपको पता है कि डेंड्राइट से मैसेज इधर आएगा, और उसमें मैसेज जो आता है, जो संवेग आता है, तो जो स्टिमुलेशन है, उद्दीपन है, एक खास लेवल का उद्दीपन होना चाहिए, एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि हवा को तो हमारे शरीर से हर वक्त टच कर रही है,
लेकिन जब तक हवा तेज नहीं चलती तब तक हमें लगता नहीं कि हवा तेज चल रही है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम नॉर्मली हवा हमारे शरीर को छू रही तो हमें कुछ फील नहीं होता, जैसे कोई दूसरा छूता है तो वो उद्दीपन इतना होता है कि जिससे ये महसूस होता है कि समवन टच्ड मी। तो उसी प्रकार से एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के पश्चात एक इंपल्स यहाँ क्रिएट होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहते हैं, और हम आगे पढ़ेंगे इसको कि कैसे विद्युत आवेग का संचरण होता है। विद्युत आवेग तो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका जो टीलोडेंड्रॉन्स हैं यहाँ पर गोल बने हुए हैं, और ये जहाँ पर ये सेल बॉडी के साथ लग रहे हैं ना, तो वहाँ पर फिर भी एक गैप होता है। इसे मान लीजिए कि जो टीलोडेंड्रॉन है, आप इसको यहाँ महसूस कीजिए, ये है, और ये सेल बॉडी का सरफेस है। ये क्या है? दिस इज बॉडी, ये इसका सरफेस ये है। इसके बीच में आपको एक, तो ये जो जहां पर ये टीलोडेंड्रॉन या जो सिनेप्टिक टर्मिनल यहाँ पर मिलते हैं, तो इसको हम कहते हैं, इस पूरी संरचना को हम कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्टिक टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, ये तो इधर से एक जॉन आ रहा था, एक जॉन आने के बाद जो डेंड्राइट्स हैं यहाँ पर, टीलोडेंड्रॉन है उसका एक, अब ये देखिए, ये जैसे मैंने पहले कहा था कि थोड़ी सी बैलून जैसी संरचना है, और बीच में, तो ये तो पूरा का पूरा तो सिनेप्स कहलाता है, और बीच में जो खाली जगह आपको दिखाई पड़ रही है ना, इसको हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो अब इसके अंदर ध्यान दीजिए कि इसके अंदर छोटे छोटे वेजाइकल्स या थैलियां भरी हुई, थैलियों में क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स है। अब होगा क्या कि जो विद्युत आवेग आएगा तो यहीं तक आएगा, विद्युत आवेग इससे आगे अपने टीलोडेंड्रॉन से आगे नहीं जाएगा विद्युत आवेग, बल्कि विद्युत आवेग की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर इन थैलियों में कुछ रसायन भरे हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर या रासायनिक संचारक कहते हैं, वो यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, और इसके अंदर केमिकल भरा होता है, जैसे मान लीजिए नॉरएपिनेफ्रिन है, एसिटाइल कोलिन है, डोपामीन है, इस प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स इसमें भरे होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ से रिलीज होते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं कि ये जो सेल बॉडी पर, जो सेल बॉडी होता है दूसरे न्यूरॉन का, इस पर कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ये रिसेप्टर्स पर जाकर के जैसे ये लगता है न्यूरोट्रांसमीटर, फिर यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंपल्स चालू हो जाएगा। मतलब आप देखिए, ये जो सिनेप्स है यहाँ पर बना हुआ, इसमें ये प्री सिनेप्टिक डेंड्रॉन है, एक्सॉन है, या प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है ये, और ये वाला पोस्ट सिनेप्टिक है। तो प्री सिनेप्टिक के टीलोडेंड्रॉन की थैली में यहाँ गया, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर गया यहाँ, फिर इसको पोस्ट सिनेप्टिक वाले जो साइटोन है, सेल बॉडी है, वहां पर रिसेप्टर्स को पहचानेगा, और फिर यहाँ से क्या होगा? विद्युत का संचार आगे चालू हो जाएगा। फिर ये क्या होगा कि किसी और जो कोशिका है ना, किसी और तंत्रिका कोशिका के सेल रिसेप्टर से लगेगा, और फिर मैसेज लेकर के ये आगे जाएगा। तो इस प्रकार से कोशिका में संवेग का संचरण होता है। तो ये जो क्रिया है, जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के जरिए होता है, या सिनेप्स के जरिए जो एक ट्रांसमिशन की क्रिया होती है, इसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिशन, इसको हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमिशन। और जो सिंगल न्यूरॉन में इस एंड से या इस एंड से इस एंड तक जो संवेग गया, ये कहलाता है कंडक्शन, न्यूरल कंडक्शन कहलाता है। ये संचालन कहलाता है, वो संचरण कहलाता है। ठीक है, जिसकी फिजियोलॉजी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।